सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे विकास के नियम, जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान मानव विकास पेपर 4th जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट, जिसका हिंदी में नाम है मानव विकास का प्रगतिशील अध्ययन फर्स्ट। इसके साथ ही ये टॉपिक आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान पेपर का नाम है पोषण एवं मानव विकास के मूल तत्व का टॉपिक है। ये टॉपिक दोनों ही कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के लिए और बीए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के लिए। इससे पिछले की कक्षा में हमने देखा विकास और वृद्धि का अर्थ, परिभाषा और अंतर। इसके बाद वाली कक्षा में हमने देखा कि जो विकास के अंतर्गत होते हैं परिवर्तन, विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को देखा, और आज की क्लास में हम विकास के नियम को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं विकास के नियम को। विकास के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के नियम को इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कुछ नियमों के अनुसार शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। जो विकास होता है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, बल्कि गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत लगातार चलती रहती है, जिसमें कुछ नियमों के अनुसार शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें कुछ नियम होते हैं, उसी के अनुसार शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं। विकास के कुछ नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। विकास के जो कुछ नियम है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें पहला नियम है विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस बाय स्टेजेस। जो विकास होता है ये किसके द्वारा आगे बढ़ता है? अग्रसर होना मतलब आगे बढ़ना। वो अवस्थाओं के द्वारा क्या हो रहा है? आगे बढ़ता है। जैसे विकासकालीन जो अवस्था होती है वो दो होती है। कौन कौन सी? गर्भकालीन विकास की अवस्था और जन्म के पश्चात विकास की अवस्था। गर्भकालीन अवस्था को जन्म पूर्व विकास की अवस्था भी कहते हैं और जन्म के बाद की अवस्था को जन्म के पश्चात विकास की अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें अवस्थाओं के द्वारा क्या हो रहा है? विकास होता है। सबसे पहले शिशुअवस्था होता है, फिर बचपनावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसके बाद प्रौढ़ावस्था और लास्ट में आपका वृद्धावस्था। इसी तरह गर्भकालीन विकास की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले डिम्बावस्था होता है, फिर भ्रूणावस्था होता है, फिर गर्भस्थ शिशु काल की अवस्था होता है। तो ये क्या हो रहा है? विकास अवस्थाओं के द्वारा आगे बढ़ रहा है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आ रही है, दूसरी के बाद अगली अवस्था, उसके बाद अगली अवस्था। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास होता चला जा रहा है या फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है। प्रत्येक विकास निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जो विकास होता है वो एक निश्चित अवस्था से होकर के गुजरता है। ये अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं। विकास जिन अवस्थाओं से आगे बढ़ता है ये क्या कहलाती हैं? विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। जितनी भी विकास की अवस्थाएं होती हैं सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे शिशुअवस्था की विशेषता अलग होती है, बाल्यावस्था की अलग होती है, किशोरावस्था की अलग होती है, प्रौढ़ावस्था की विशेषता अलग होती है और वृद्धावस्था की जो विशेषता होती है वो अलग होती है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी अवस्था की सिर्फ एक ही विशेषता हो, सब अवस्थाओं में अलग-अलग विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। अपनी विशेषताएं होती हैं जो उस विकास अवस्था की दूसरी से भिन्न रखती हैं। जो शिशुअवस्था, मान लीजिए शिशुअवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि वो एक अवस्था से दूसरी में भिन्न हो जाता है। जैसे शिशुअवस्था में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो बाल्यावस्था में नहीं पाई जाएंगी। बाल्यावस्था की विशेषता शिशुअवस्था की विशेषता से कुछ अलग होगा, भिन्न होगा। हालांकि विकास की पहली अवस्था आगे की अवस्था को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है? विकास की जो पहली अवस्था होती है ये अन्य अवस्थाओं पर अपना प्रभाव डालती है। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। इस बारे में एस फील्डमैन ने बताया है, या फिर उनका मत है कि किस तरह से विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। तो एस फील्डमैन के अनुसार एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जा सकती है। इन्होंने बताया कि जो एक विकास की अवस्था होती है वो दूसरी विकास की अवस्था से
जो प्रमुख लक्षण होते हैं उनके आधार पे वो अलग की जा सकती है। जैसे शैशवावस्था जो विकास की अवस्था है और जो बाल्यावस्था विकास की अवस्था है, दोनों के लक्षण भिन्न होते हैं और इन लक्षणों के आधार पर ही हम अंतर कर पाते हैं कि बालक शैशवावस्था में है, कि बाल्यावस्था में है, कि किशोरावस्था में है, कि प्रौढ़ावस्था में है या फिर वृद्धावस्था में है। क्योंकि प्रत्येक अवस्था के जो लक्षण होते हैं वो एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। यह एक अग्रणी विशेषता है जो कि विकास अवस्था को न्याय, संगतता, एकता और अनोखापन प्रदान करती है। ये क्या होती है? एक मुख्य विशेषता होती है, जो क्या कर रही है? विकास की अवस्था को न्याय, संगतता प्रदान कर रही है, उसमें एकता और अनोखापन प्रदान करने का कार्य करती है। विकास का दूसरा नियम है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जो विकास होता है उसका एक निश्चित क्रम होता है। शारीरिक विकास के 2 निश्चित क्रम होते हैं। जो शारीरिक विकास होता है इसके 2 निश्चित क्रम होते हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी क्रम सिफेलोकार्डल सीक्वेंस और दूसरा है निकट दूर क्रम प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। मस्तकाधोमुखी क्रम में क्या होता है? सबसे पहले जो विकास होता है बालक के सिर के क्षेत्र में पहले होता है और धड़ के क्षेत्र में बाद में होता है। निकट दूरस्थ में होता है सबसे पहले जो विकास होता है सुषुम्ना नाड़ी के क्षेत्र में पहले होता है और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों में बाद में होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में विकास कैसे होता है। इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जो मस्तकाधोमुखी क्रम होता है इसमें सबसे पहले मस्तक यानी कि सिर के क्षेत्र में विकास पहले होता है और इसके बाद पैर के क्षेत्र में विकास बाद में होता है। तो सबसे पहले जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके मस्तिष्क का विकास पहले होता है और लास्ट में उसके पैर का विकास होता है। विकास सिर के क्षेत्र में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। उदाहरण के लिए लेटा हुआ बालक पहले सिर को और धड़ को उठाना सीखता है, बैठना, घिसट कर चलना तथा खड़ा होने से संबंधित क्रियाएं बाद में करता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस समय हम इस मस्तकाधोमुखी विकास क्रम को अच्छे से देख सकते हैं कि जो लेटा हुआ बालक होता है वो सबसे पहले अपने सिर को उठाता है, इसके बाद अपने धड़ को उठाता है और बाद में वो बैठना सीख जाता है, फिर घिसट कर चलना तथा खड़ा होना सीखता है। निकट दूर क्रम निकट दूर क्रम विकास में क्या होता है? इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देर से होता है। उदाहरण के लिए हाथों का विकास पहले और हाथ की उंगलियों का विकास देर से होता है। जो सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्र होते हैं उसमें विकास पहले होता है और दूर के क्षेत्रों में विकास बाद में होता है। तो इसका उदाहरण ये है कि सबसे पहले भुजा का निर्माण हो जाता है, इसके बाद अंगुलियों का निर्माण होता है और लास्ट में नाखून का निर्माण होता है। ये हो गया निकट दूर क्रम विकास। अगला नियम है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से शुरू होता है और विशिष्ट की ओर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है। विकास अनुक्रियाओं को यदि देखा जाए तो विकास प्रक्रिया में सामान्य अनुक्रियाएं पहले होती हैं और विशिष्ट अनुक्रियाएं बाद में उत्पन्न होती हैं। 4-5 महीने के बालक को खेलने के लिए यदि गेंद दी जाती है तो वह उसे पकड़ने के प्रयास में संपूर्ण शरीर से प्रतिक्रिया करता है, परंतु शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ धीरे-धीरे वस्तुओं को पकड़ना और अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को छाँटना सीख जाता है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास में विकास अनुक्रियाएँ सामान्य से जटिल की ओर होती हैं। जिसमें ये बताया गया है कि चाहे वो शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, दोनों में प्रक्रियाएँ जो होती हैं, अनुक्रियाएँ जो होती हैं, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती हैं या फिर सामान्य से जटिल की ओर होती हैं। इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि जैसे 4-5 महीने का जो बालक है वो खेलने के लिए यदि गेंद
यदि उसको खेलने के लिए आप गेंद देते हैं, तो वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। पकड़ने के प्रयास में वो संपूर्ण शरीर का उपयोग करता है, लेकिन वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। पूरा हाथ-पैर हिलाने लगता है, तब भी वो जल्दी से नहीं पकड़ पाता है। लेकिन परंतु जैसे-जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है और उसकी शारीरिक क्षमता का विकास होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है, तो वो संपूर्ण शरीर का उपयोग नहीं करता है वस्तु को पकड़ने के लिए, बल्कि किसका करता है, वो अपने हाथ और उँगलियों का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ लेता है या फिर छाँट के अलग कर लेता है। तो जैसे-जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे उसकी क्रियाओं में भी सामान्य से विशिष्टता आती जाती है। जैसे सबसे पहले अगर बच्चे को आप लिखना सिखाएँगे तो वो पूरे पेज को खराब कर देता है, लेकिन क नहीं लिख पाता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसमें जब सूक्ष्मता आ जाती है, सुदृढ़ता आ जाती है, तो वो धीरे-धीरे क्या कर लेता है, सुंदर सा क बनाना सीख जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया में बच्चा प्रवेश कर गया है। जैसे सबसे पहले बच्चा ड्राइंग बनाता है तो पूरी पेज को भर देता है, लेकिन उसकी ड्राइंग समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे-जैसे उसकी ड्राइंग में सूक्ष्मता आती जाती है, तो वो एक ही बार में पेन को उठाता है और सुंदर सा फूल बना देता है। तो ये किसका उदाहरण है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होना। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। जो विकास होता है, वो परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम माना जाता है। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमता का विकास ही परिपक्वता है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं और आयु बढ़ने के साथ-साथ होते हैं। जो विकास में परिवर्तन होता है, वो किसके परिणामस्वरूप होता है? परिपक्वता और अधिगम के परिणामस्वरूप होता है। जब बालक के अंदर जो उसकी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ होती हैं, वो किसी भी कार्य को या फिर उसके जो आंतरिक अंग होते हैं, उनमें जब परिपक्वता आ जाती है, तो वो किसी क्रिया को जल्दी सीख लेता है। अगर उसमें परिपक्वता नहीं आती है, तो वो उस क्रिया को नहीं सीख पाता है। जैसे 6 महीने को बच्चे को यदि आप चलना सिखाएँगे तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हैं, चलने की क्रिया के लिए परिपक्व अभी नहीं हुई होती हैं, जिसके लिए वो चलने का अधिगम नहीं कर सकता है, मतलब चलना नहीं सीख तक सकता है। लेकिन 1 साल के बाद उसकी जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ होती हैं, वो चलने की क्रिया के लिए परिपक्व हो जाती हैं, तो उस टाइम अगर आप उसको चलने का प्रशिक्षण देते हैं, तो बच्चा कम समय में ज़्यादा सीखता है। ये हो गया विकास, परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। अगला नियम है, प्रत्येक विकास अवस्था के विशेष लक्षण होते हैं। इसमें बताया गया है कि जितनी भी विकास की अवस्थाएँ होती हैं, सभी एक-दूसरे से भिन्न होती हैं, क्योंकि सभी अवस्थाओं के लक्षण अलग-अलग होते हैं। जैसे शैशवावस्था में जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो बाल्यावस्था में नहीं दिखाई देते हैं, वो कुछ अलग लक्षण होते हैं। किशोरावस्था के लक्षण कुछ अलग होते हैं, प्रौढ़ावस्था के अलग होते हैं और वृद्धावस्था के कुछ अलग होते हैं। उन लक्षणों को देख कर के हम बता सकते हैं कि कौन-सा बच्चा शैशवावस्था में है, कौन-सा बाल्यावस्था में है, कौन किशोरावस्था में है, कौन प्रौढ़ावस्था में है और कौन वृद्धावस्था में है। क्योंकि हर अवस्था के क्या हो रहे हैं, विशेषता और लक्षण बिल्कुल अलग-अलग हैं, जिसके कारण हम अंतर कर पाते हैं कि बच्चा किस अवस्था में है। क्योंकि जितनी भी विकास की अवस्थाएँ होती हैं, उस विकास की अवस्थाओं के कुछ विशेष लक्षण और गुण होते हैं, जो उसी विशेष अवस्था में पाए जाते हैं। अगला नियम है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो होता है, ये निरंतर अनवरत गति से चलता रहता है, सतत रूप से चलता रहता है। ये गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास जो होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है, ये गर्भाधान से प्रारंभ होती है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक ये चलती रहती है। इसलिए इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। और यह बात है कि भिन्न-भिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति भिन्न-भिन्न होती है। विकास में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, वो भिन्न-भिन्न आयु में और भिन्न-भिन्न स्तरों में अलग-अलग होती है। कुछ अवस्था में इसकी गति तीव्र होती है, किसी में मंद होती है। इसकी गति कभी मंद होती है, तो कभी तीव्र हो जाती है। विकास की प्रक्रिया की गति होती है, वो किसी अवस्था में तीव्र गति होती है, तो किसी अवस्था में मंद गति से होती रहती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि हम भाषा विकास की बात करें, तो प्रारंभ में बालक की भाषा केवल क्रंदन होती है, फिर क्रंदन के साथ क्रंदन के कई प्रकार हो जाते हैं। सबसे पहले जो भाषा
का विकास होता है वो क्रंदन के रूप में होता है, फिर क्रंदन के कई प्रकार हो जाते हैं। इस प्रकार कई अवस्थाओं को पार करने के बाद बालक कुछ वाक्यों को बोलने लगता है। इस प्रकार उसकी भाषा का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, अतः विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, अगर ये उदाहरण समझ में नहीं आया होगा तो एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निरंतर चलने वाली मतलब गर्भाधान से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। गर्भाधान में जो विकास होता है वो 3 चरण में होता है। पहला होता है डिंबावस्था में होता है, फिर आपका भ्रूणावस्था में होता है, फिर गर्भ से शिशु काल की अवस्था में होता है। इसके बाद शिशु का जन्म हो जाता है तो उसमें भी एक निश्चित क्रम में चलता रहता है, जो कि निरंतर चलता रहता है। शैशवावस्था में बच्चा जाता है, फिर बाल्यावस्था से किशोरा, किशोरा से प्रौढ़ा और प्रौढ़ा से वृद्धावस्था में चला जाता है। तो ये जो विकास की प्रक्रिया हो रही है, ये निरंतर चलती जा रही है। जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक ये अनवरत गति से चलती रहती है। और कभी-कभी इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसकी जो गति होती है, वो तीव्र हो जाती है और किसी में मंद हो जाती है। और कुछ में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो कुछ में विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। जो किशोरावस्था तक परिवर्तन होते हैं, वो रचनात्मक टाइप के होते हैं और जो प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, वो विनाशात्मक टाइप के होते हैं, क्योंकि इसमें जो गुण और विशेषताएँ होती हैं, जो क्षमता और योग्यता होती है, उसमें क्या होने लगती है, व्यक्ति के अंदर निरंतर उसमें कमी आने लगती है, ह्रास आने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला नियम है विकास की भिन्न-भिन्न गतियाँ हैं। विकास की गतियाँ क्या होती हैं? भिन्न-भिन्न होती हैं। चलिए इसको जान लेते हैं। विकास प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु भिन्न-भिन्न अंगों का विकास भिन्न-भिन्न गति से होता है। विकास क्या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो भिन्न-भिन्न अंगों का विकास होता है, उसमें जो विकास की गति होती है, वो एक समान नहीं होती है, बल्कि भिन्न-भिन्न होती है, एक-दूसरे से भिन्न होती है। शरीर के कुछ अंग या अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित हो जाते हैं। जैसे शरीर के कुछ अंग होते हैं, ये अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित हो जाते हैं। जैसे हाथ, पैर और नाक यदि आदि का विकास किशोरावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है, परंतु कंधे और मुखाकृति के निचले अंग अपेक्षाकृत देर से विकसित होते हैं। हाथ, पैर और नाक का विकास तो किशोरावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है, परंतु कंधे और मुखाकृति के निचले वाले जो अंग होते हैं, उनमें परिपक्वता देर से आती है या फिर उनका विकास देर से होता है। जिस प्रकार शारीरिक विकास की भिन्न-भिन्न गतियाँ होती हैं, उसी प्रकार से मानसिक विकास की भी गतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अगला नियम है विकास में सहसंबंध पाया जाता है। जो विकास होता है उसमें सहसंबंध पाया जाता है। सहसंबंध का मतलब समझ पा रहे हैं कि एक विकास दूसरे से सहसंबंधित होता है, मतलब परस्पर रूप से संबंधित होता है। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो सीधी-सी बात है उसका गत्यात्मक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि उसके जो शारीरिक अंग है वो पूर्ण रूप से विकसित होंगे, तभी वह जितनी भी गत्यात्मक क्रियाएँ हैं वो सही ढंग से कर पाएगा। अगर उसका शारीरिक विकास दोषपूर्ण है तो उसका क्रियात्मक विकास भी अच्छे ढंग से नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भी क्रिया करेगा तो उसमें रुकावट उत्पन्न होगी। चलिए इसको देख लेते हैं। विकास के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध अवश्य पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में होने वाले विकास में बहुत अधिक संबंध होता है। यौन परिपक्वता, रुचियाँ और व्यवहार में घनिष्ठ सहसंबंध होता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो बालक प्रसन्नचित्त होते हैं तथा जिनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति समयानुकूल होती है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। यह भी देखा गया है कि बालक का जैसे-जैसे सामाजिक विकास होता जाता है, वैसे-वैसे उसका नैतिक विकास भी होता जाता है। जिन बालकों का सामाजिक विकास अच्छा होता है, तो उनका नैतिक विकास भी अच्छा होगा, जिनका शारीरिक विकास अच्छा है, उनका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होगा, जिनका मानसिक विकास अच्छा है, तो उनका जो है सोचने-समझने, संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति है, वो भी अच्छा होगा। इससे इससे क्या पता चलता है कि जो विकास होता है, वो सहसंबंधित होता है। अगर एक एक क्षेत्र का विकास अच्छा है, तो ऑटोमैटिक दूसरे क्षेत्र का विकास अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर शारीरिक विकास अच्छा है, तो क्रियात्मक विकास भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर शरीर में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी या फिर किसी भी अंग में दोष होगा, तो वो क्रिया नहीं कर पाएगा, तो उसका क्रियात्मक विकास भी प्रभावित होगा। अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा है, तो हर क्षेत्र में क्रिया अच्छे से कर लेगा, वो अच्छे से चल सकता है, फिर सकता है, दौड़ सकता है, तैर सकता है, सभी क्रियाएँ वो कर सकता है। अगर उसके शारीरिक विकास में कोई दोष है, तो ये क्रियाएँ वो नहीं कर पाएगा। अगला नियम है
विकास में व्यक्तिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं। जो विकास होता है उसमें व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा। जैसे एक ही समय के अगर 2 बच्चे हैं, एक ही समय के और एक ही दिन के, एक ही टाइम के या फिर एक ही माँ के अलग-अलग बच्चे हैं तो सबका जो विकास होगा वो अलग-अलग होगा। या फिर एक ही समय के 2 बच्चे हैं जुड़वा बच्चों को छोड़ कर के तो उनका जो विकास होता है वो एक-दूसरे से भिन्न होता है। जैसे एक ही कक्षा में एक ही उम्र के लगभग बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन किसी की लंबाई अच्छी होती है, तो किसी की लंबाई कम होती है, तो कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा पतला होता है, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो कोई कम बुद्धिमान होता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है व्यक्तिक भिन्नता पाई जा रही है। क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं वो समान रूप से एक समान नहीं होते हैं, जुड़वा को छोड़ कर के। जितने भी होते हैं वो एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, सबका विकास अलग होता है। चलिए देख लेते हैं व्यक्ति भिन्नता को। बालकों के विकास प्रतिमानों में काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है, परंतु प्रत्येक बालक के विकास प्रतिमानों का अपना व्यक्तिक स्वरूप होता है। इसमें बताया गया है कि जो बालक के विकास प्रतिमान होते हैं, उसमें काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है कि इस अवस्था तक बच्चे को ये काम आ जाना चाहिए, तो ये समानता हो गया। परंतु प्रत्येक बालक के विकास प्रतिमानों का अपना व्यक्तिक स्वरूप होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बालक मतलब 1 साल में चलना सीख जाए। कुछ बालक क्या करते हैं 1 साल के अंदर ही चलना सीख लेते हैं, कुछ क्या करते हैं 14 माह के बाद सीखते हैं, कुछ 18 माह में सीखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिक भिन्नता पाई जा रही है। भिन्न-भिन्न बालकों के विकास की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। जितने भी बालक होते हैं, उनके विकास की जो गति होती है, किसी में तीव्र होती है, किसी में मंद होती है या धीमी गति से होती है। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति मंद होती है, जबकि दूसरे बालकों में विकास की गति तीव्र हो सकती है। बालकों के विकास प्रतिमानों में व्यक्तिक भिन्नता के अनेक कारण होते हैं। ये जो बालक के विकास प्रतिमान में भिन्नता पाई जा रही है, इसके कारण अनेक होते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, शारीरिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिक भिन्नताएँ वंशानुक्रम से संबंधित कारकों के अतिरिक्त भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, संवेग तथा वातावरण की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। ये जो व्यक्तिक भिन्नता होती है, ये किसके कारण हो रही है? शारीरिक क्षेत्र में व्यक्तिक भिन्नता जो होती है, जो शरीर के क्षेत्र में जो शारीरिक विकास के क्षेत्र में भिन्नता होती है, वो किसके कारण होती है? वंशानुक्रम के कारण भी हो सकती है। जिसका वंशानुक्रम होगा, उसका शारीरिक विकास वैसा होगा। जिनके वंशज शारीरिक विकास में अच्छे होंगे, उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा। जिनके वंशजों का शारीरिक विकास कम होगा, फिर मंद गति से होता है, तो उनके उनके बच्चों का भी शारीरिक विकास मंद गति से होगा। इसके अतिरिक्त अगर जो है जिन बच्चों को भोजन अच्छा दिया जाता है, तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा। जिनका भोजन अच्छा नहीं होता है और उनको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उनका शारीरिक विकास भी कम होगा। क्योंकि उनको शरीर को जितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सामान्य स्वास्थ्य जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। जिन बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, वो ज़्यादातर बीमार होते हैं, तो उनका शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं होता है। संवेग तथा वातावरण की परिस्थितियाँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, उनका जो शारीरिक विकास होता है, वो अच्छा नहीं होता। वो हमेशा तनाव महसूस करते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। और जिनका संवेगात्मक विकास अच्छा होता है, वो परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने में सफल हो जाते हैं, उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। तथा वातावरण की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं, ये जो भिन्नता होती है वातावरण की परिस्थितियों के कारण अगर अच्छा वातावरण है, तो बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं होगी। अगर वातावरण दूषित है, तो उसमें तमाम तरह की बीमारियाँ विकसित हो जाती हैं और उसमें तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। अगला और अंतिम नियम है विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो विकास के प्रतिमान होते हैं इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अवस्था विशेष में प्रकट होने वाले गुणों की तीव्रता और मंदता को देखकर बालक के विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। बालकों के विकास के संबंध में पूर्वानुमान हो जाने से अभिभावकों तथा माता-पिता को कई लाभ होते हैं। जो विकास प्रतिमान होते हैं इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि एक ही साथ के जब 2 बच्चे होते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि अगर एक ही साथ के 2 बच्चे हैं, मतलब 2 माता के एक ही समय के 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा अगर शारीरिक विकास जन्म के समय दूसरे बच्चे से अच्छा है, तो अन्य अवस्थाओं में भी उसका शारीरिक विकास क्या होगा, पहले बच्चे की अपेक्षा या फिर दूसरे अपेक्षा। मान लीजिए 2 माताएँ हैं, दोनों को एक ही साथ बच्चा हुआ है और
पहली जो माता है उसका बच्चा ए है, दूसरी माता का बच्चा बी है। अगर जन्म के समय ए की लंबाई बी की अपेक्षा ज़्यादा है, तो अन्य अवस्थाओं में भी उसकी लंबाई बी की अपेक्षा ज़्यादा ही होगी। अब ये नहीं कि वो किशोरावस्था में चला गया तो वो बौना हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो अन्य अवस्थाओं में भी बी की अपेक्षा लंबा रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है अनुमान लगा कर के लक्षणों के आधार पे, कि अगर जो बच्चा जन्म के समय अन्य बच्चों की अपेक्षा उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो अन्य अवस्थाओं में भी वो अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी जानकारी और सिद्धांत या फिर नियम बताया गया है विकास का, वो आपकी समझ में आया होगा। और ये टॉपिक आपका एमए गृह विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4th का टॉपिक है। इसके साथ ही ये बीए गृह विज्ञान के लिए भी हेल्पफुल है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।